नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के चौथे अध्याय आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की तीसरी और आखिरी वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियो में हम देख चुके हैं कि आदिवासी डीकू का क्या अर्थ है और स्वर्ण युग के क्या मायने थे। साथ ही औपनिवेशिक शासन की स्थापना से पूर्व आदिवासी लोग किस प्रकार अपनी जिंदगी जीते थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद आदिवासी लोगों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया और किस तरह से उनको एक नई जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इसके कंटेंट को समझ सकें। और साथ ही मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने इससे पहले वाली दो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन दो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन बिना वक्त जाया किए आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। तो दोस्तों, जहां से हमें अपनी बात आज शुरू करनी है वह है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना से भारत में आदिवासी लोगों की जिंदगी पर अनेक प्रभाव पड़े, अनेक तरह के बदलाव आए। इन बदलावों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, पहला बदलाव है कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि आदिवासी समाज यद्यपि एक समतामूलक समाज था, परंतु फिर भी इसमें कुछ लोग मुखियाओं की भूमिका निभाते थे जिनके पास अपने कबीले के बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ी जमीन ज्यादा हुआ करती थी और आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार ज्यादा होते थे, और ये लोग अपने कबीलों के नियंत्रण के लिए कानूनों का निर्माण करते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने इन मुखियाओं की जिंदगी को और उनके कार्यों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। औपनिवेशिक शासन ने, अंग्रेजी सरकार ने इन मुखियाओं का प्रयोग ऐसे एजेंटों के रूप में किया जिनका काम अपने कबीले को नियंत्रित करना होता था, और यह काम वे कंपनी के एजेंट के रूप में करते थे। इसके बदले में उनको कंपनी से आमदनी प्राप्त होती थी और साथ ही साथ उन्हें कंपनी को नजराना भी पेश करना होता था। इस प्रकार उनकी जो पारंपरिक जिंदगी थी, पारंपरिक अधिकार थे कबीलों के मुखियाओं के, वो पूरी तरीके से बदल गए। अब वो एक स्वतंत्र कबीले के सरदार नहीं रहे बल्कि कंपनी के एजेंटों के रूप में कार्य करने लगे, और कंपनी के एजेंट के रूप में वो अपने कबीले को नियंत्रित करने लगे। इस प्रकार उनकी जो पारंपरिक जिंदगी थी वह औपनिवेशिक शासन काल के दौरान पूरी तरीके से बदल गई। दोस्तों, इसी क्रम में है कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। हमने दूसरी वीडियो में अध्ययन किया था कि आदिवासियों में कुछ आदिवासी ऐसे होते थे जो पशुओं को पालते थे और निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे ठंडे स्थानों से उन गर्म स्थानों की ओर निरंतर प्रवास करते रहते थे जहां उनके पशुओं के झुंडों को चारा प्राप्त हो सकता था और उनको सिर छिपाने की जमीन आसानी से प्राप्त हो सकती थी। और ऐसे लोगों के लिए किसी एक स्थान पर टिककर अपनी जिंदगी जी पाना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो प्रवृत्ति में ही घुमंतू थे। लेकिन दोस्तों, औपनिवेशिक सरकार कभी भी घुमंतू लोगों को पसंद नहीं करती थी। उसकी वजह दो थी, क्योंकि वो उनको घुमंतू लोगों के स्थान पर स्थायी रूप से बसने वाले लोगों के रूप में परिवर्तित कर देना चाहती थी। इसके दो कारण थे। सबसे पहला तो कारण ये था कि घुमंतू लोगों की अपेक्षा एक स्थान पर बसे हुए लोगों को नियंत्रित करना आसान था, और घुमंतू लोगों की अपेक्षा एक स्थान पर बसे हुए लोगों के ऊपर आसानी से कर लगाए जा सकते थे। और क्योंकि अंग्रेजों का जो प्राथमिक उद्देश्य था भारत में वो लाभ प्राप्त करना था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया जो उनकी आमदनी में वृद्धि कर सकता था। इसीलिए अंग्रेजों का उद्देश्य था कि घुमंतू लोगों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे उनको स्थायी रूप से बसा दिया जाए।
इसीलिए दोस्तों औपनिवेशिक सरकार चाहती थी कि ये लोग जो घुमंतु जिंदगी जीते हैं अपनी पारंपरिक जिंदगी को छोड़कर एक जगह स्थायी रूप से बसने वाले लोगों के रूप में परिवर्तित हो जाएं। और इसके लिए औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को साफ किया, पूरी जंगल की पैमाइश की और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से आने वाली जमीन का निर्धारण कर दिया। और साथ ही उन्होंने वह कर भी निर्धारित कर दिया जो प्रत्येक आदिवासी को, जिन्हें वो किसान बनाने के ऊपर तुले हुए थे, कि प्रत्येक आदिवासी को कितना कर अंग्रेजी सरकार को देना होगा, यह भी तय कर दिया गया। लेकिन दोस्तों घुमंतु लोगों को स्थायी रूप से बसने वाले किसानों के रूप में परिवर्तित करके खेती करवाने की जो अंग्रेजों की यह नीति है, यह पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। इसका कारण यह था कि उन आदिवासियों के हिस्से में जो जमीन आई, अक्सर वह जमीन अच्छी नहीं होती थी। इस वजह से वो बड़े पैमाने पर उससे खेती नहीं कर पाते थे। इसी कारण पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से यह नीति सफल नहीं हो पाई। और इस कारण भी जो घुमंतु लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने अपनी पारंपरिक जिंदगी को जारी रखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है वन कानून और उनके प्रभाव। दोस्तों अंग्रेज भारत में जब आए थे तो उनका प्रमुख उद्देश्य लाभ प्राप्त करना था। वो व्यापारी बनकर आए थे और व्यापारियों का काम लाभ प्राप्त करना होता है। इसीलिए उनका जो प्राथमिक उद्देश्य भारत में था वह लाभ प्राप्त करना था, और लाभ प्राप्त करने का कोई भी मौका उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि भारत में एक बड़ा हिस्सा भूभाग का जंगलों के अंतर्गत घिरा हुआ है और इन जंगलों का उनके लिए कोई फायदा नहीं था, इसीलिए वो चाहते थे कि इन जंगलों को काटकर यहाँ पर बागान स्थापित कर दिए जाए, क्योंकि बागान से वे आसानी से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए इस दिशा में उन्होंने कदम उठाना शुरू किया। इसके लिए जर्मन मूल के एक विशेषज्ञ डायट्रिच ब्रैंडिस को आमंत्रित किया गया। डायट्रिच ब्रैंडिस का काम भारत में वनों का अध्ययन करना था और 1864 ईस्वी में डायट्रिच ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। इसके अगले ही वर्ष 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर दिया गया। और भारतीय वन अधिनियम जब पारित किया गया तो इसके अंतर्गत जंगलों को, वनों को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसने भारतीय क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी को पूरी की पूरी तरह परिवर्तित करके रख दिया। यह जो वन अधिनियम है 1865 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों, और इसमें 2 बार संशोधन किया गया था। पहली बार 1878 ईस्वी में और दूसरी बार 1927 ईस्वी में। इन वन अधिनियम के अंतर्गत भारत में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की गई, बागान स्थापित किए गए। दोस्तों बागान का मतलब होता है जमीन के एक बड़े हिस्से पर एक ही फसल का उत्पादन करना। जैसे चाय के जो खेत होते हैं उनको बागान कहा जाता है, केले के खेत होते हैं बागान कहा जाता है। बागान में हम मुख्य रूप से उन फसलों को उगाते हैं जिनको हम बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए बागान के अंतर्गत कैश क्रॉप्स या नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता था। तो भारत में अंग्रेजों ने जंगलों को काटकर, जो उनकी नज़र में अनुत्पादक थे, जिसका उनके लिए कोई फायदा नहीं था, उन्होंने उनको काटकर वैज्ञानिक वानिकी या बागान की शुरुआत की। तो दोस्तों जब भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया तो उसके अंतर्गत भारतीय वनों को 3 भागों में बांट दिया गया: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। आरक्षित वन और सुरक्षित वन अच्छी श्रेणी के वन थे और इसके अंतर्गत आदिवासियों की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। आदिवासियों की जिंदगी पहले इस आधार पर बसर होती थी कि वो जंगल से मिलने वाले उत्पादों को इकट्ठा करते थे और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत कम झूम खेती किया करते थे। लेकिन अब वनों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब स्वतंत्रता पूर्वक वो वनों में नहीं घूम सकते थे। उनको अपनी आवश्यकता के लिए यदि लकड़ियां ईंधन के रूप में प्राप्त करनी होती थी या जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करना होता था तो वे ग्रामीण वनों से ही इकट्ठा कर सकते थे। परंतु ग्रामीण वन अच्छी श्रेणी के वन नहीं थे, इनमें कम वृक्ष उगते थे और साथ ही ज़्यादा कोई खास उपयोगी वस्तुएं जो आदिवासियों के लिए उपयोगी थी वे भी प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार उनको मजबूर किया गया कि वे जंगल पर आधारित अपनी जिंदगी को बदल दें। इसके अलावा दोस्तों कुछ आदिवासी जो कबीले थे, समूह थे, वे पशुपालन भी करते थे, अपने पशुओं को पालते थे और अपने पशुओं को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर घुमाते रहते थे। ऐसे आदिवासियों के लिए
अपने पशुओं के साथ जंगलों में प्रवेश करना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर वो कभी इन जंगलों में प्रवेश करते थे तो उनको पास जारी किए जाते थे। इन पासों में अक्सर उनके जानवरों की संख्या लिख दी जाती थी और जानवरों की संख्या के आधार पर उन्हें टैक्स दे दिया जाता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये था दोस्तों कि वो टैक्स कहाँ से अदा करेंगे, क्योंकि जंगल में वो अपनी जिंदगी बिताते थे, वहां मुद्रा का, पैसों का कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में वे आदिवासी जो जंगलों की संपदाओं पर अपनी जिंदगी बिताते थे, वो पैसे कहाँ से देंगे, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल था। हमने देखा था कि अपने दूसरे जरूरी खर्चों को चलाने के लिए कुछ आदिवासी लोग आसपास के गांवों में, शहरों में, बाजारों में काम भी किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। तो भी उनके लिए इतना आसान नहीं था इस करों को अदा करना। दूसरी बात यह कि जब वे लोग अपने जानवरों के साथ इन जंगलों में घूमने के लिए जाते थे तो अक्सर यह होता था कि उनके जानवरों की गिनती जंगल में प्रवेश करने के दौरान और जंगल से वापस लौटने के दौरान की जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था कि वे देखना चाहते थे, अंग्रेजी सरकार, कि जितने जानवरों को यह ले गया था या उतने जानवरों को तो वापस लाना है। क्योंकि ऐसा दो कारणों से किया जाता था। पहला तो ये कि अपने कर को बचाने के लिए जो टैक्स उस पास के ऊपर जारी किया गया है, उस कर को बचाने के लिए इसने कुछ जानवरों को जंगल में ही तो नहीं छोड़ दिया। और दूसरा ये कि जंगल में जो जानवर ऑलरेडी उपस्थित है, यह उन जानवरों को अपने झुंड के साथ मिलाकर तो नहीं ले जा रहा। इस प्रकार जानवर पालने वाले आदिवासियों के ऊपर औपनिवेशिक शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार दोस्तों, जो आदिवासी पारंपरिक रूप से पशुओं का पालन करते थे, पशु रखते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने पशुओं की संख्या घटा दी, क्योंकि उनके चारे की व्यवस्था कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। और अंततः यह हुआ कि उन्होंने थोड़े बहुत जानवर रखना भी बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को जीने के लिए उन्होंने मजदूरी का सहारा लिया। और काम की तलाश में वे आसपास के गांवों में, बाजारों में, मंडियों में निकल पड़े, ताकि वहां से वो अपनी जीविका जीने के लिए आमदनी का प्रयोग कमा सकें। दोस्तों, अपनी दूसरी वीडियो में हमने मध्य भारत में रहने वाले बैगा लोगों के बारे में अध्ययन किया था। बैगा लोग अपने आप को जंगल की संतान मानते थे और वे जंगल से मिलने वाली संपदा के आधार पर ही अपनी जिंदगी बिताते थे। वे किसी भी प्रकार का अन्य काम धंधा करना पसंद नहीं करते थे। किसी दूसरे इलाके में जाकर मजदूरी करना, किसी शहरी या ग्रामीण व्यक्ति के अधीन मजदूरी करना वे कभी भी सही नहीं मानते थे। वे पूरी तरीके से अपनी जिंदगी जंगल की संपदाओं पर निर्भर करते थे। दोस्तों, एक बड़े विद्वान हुए हैं वेरियर एल्विन। उन्होंने मध्य भारत में रहने वाले इन बैगा लोगों के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां इकट्ठी की थी, गीत इकट्ठे किए थे। इन गीतों के माध्यम से उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने किस तरह उनकी जिंदगी को बदल दिया। और उनके द्वारा जो गीत इकट्ठे किए गए बैगा समुदाय के, उनसे इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ऐसा ही एक गीत दिया गया है दोस्तों हमारी कक्षा 8 की हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ के 45 नंबर पेज पर। इस गीत में हम देख सकते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद भारत में बैगा लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई। दोस्तों, इस गीत के ऊपर हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें औपनिवेशिक शासन को अपनी तमाम तरह की मजबूरियों के लिए, परेशानियों के लिए जिम्मेदार माना गया है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में। तो दोस्तों, अंग्रेजों के इस देश के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बैगा लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई और उन्होंने अपनी तमाम तरह की परेशानियों के लिए औपनिवेशिक शासन को ही जिम्मेदार माना। लेकिन दोस्तों, यह समय, जिस समय भारत में वनों को काटकर बागानों की स्थापना की जा रही थी और आदिवासी लोगों को अपनी पारंपरिक जिंदगी छोड़कर नई तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसी समय भारत में रेलवे की स्थापना हो रही थी। और रेलवे की स्थापना के लिए बहुत सारी सामग्री ऐसी थी जो जंगलों से प्राप्त की जाती थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री थी स्लीपर। दोस्तों, स्लीपर का मतलब होता है वे लकड़ी के फट्टे जो रेल की पटरियों के बीच बिछाए जाते हैं। लेकिन ये बने बनाए तो नहीं आते,
इनको पेड़ों को काटकर तैयार किया जाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत सारे वन ग्राम की स्थापना की भारत में, जिन्हें उन्होंने वनों के आसपास से स्थापित कर दिया। ऐसे वनों में उन्होंने उन आदिवासियों को जीवन जीने का अधिकार दिया जो अंग्रेजी सरकार के लिए कम मजदूरी पर श्रम मुहैया कराने का काम करते थे। ऐसे आदिवासियों को यह काम करना होता था कि उन्हें इन जंगलों के पेड़ों को काटना होता था, उन पेड़ों से की लकड़ियों से स्लीपर बनाने होते थे और उन स्लीपरों को लाद कर और उन स्थानों तक पहुंचाना होता था जहां अंग्रेजी सरकार उनको कहती थी। क्योंकि दोस्तों यह पूरा काम बड़ा ही शोषण के ऊपर आधारित था, इसलिए बहुत सारे आदिवासियों ने इन वन कानूनों का विरोध किया। ऐसा ही एक विरोध 1906 में असम में सोंग्रम संगमा नाम से हुआ था और 1930 के दशक में ऐसा ही मध्य भारत में वन सत्याग्रह हुआ था। इन वन विद्रोहों ने दिखाया कि आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था। सभी आदिवासियों ने अंग्रेजों की नीतियों का तहे दिल से स्वागत नहीं किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है व्यापार की समस्या। दोस्तों जैसे जैसे 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन स्थापित होता गया, वैसे वैसे बड़ी संख्या में साहूकार, महाजन और जमींदार बड़े पैमाने पर जंगलों में, वनों में पहुंचने लगे और इनकी जिंदगी का आदिवासियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इसको वो शुरुआत में समझ नहीं पाए। क्योंकि जंगल में वनों में बहुत सारे आदिवासी ऐसे रहते थे जो जंगल से मिलने वाली संपदाओं को के ऊपर अपनी जिंदगी बिताते थे। अक्सर इन आदिवासियों से व्यापारी लोग इनकी जंगल के उत्पादों को खरीदते थे कम कीमत पर और उनको बाजार में जाकर बड़ी ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता था। दोस्तों झारखंड में हजारीबाग में रहने वाला एक संथाल समुदाय था जो लोग रेशम के कीड़ों का पालन किया करते थे। जो व्यापारी थे वो अपने एजेंटों के माध्यम से इन संथाल लोगों से उनके कृमि कोषों को खरीद लेते थे और उसके बाद वे कृमि कोषों को बड़ी ऊंची कीमत पर बेच देते थे वर्धमान और गया के बाजारों में, और इसके लिए वो बहुत ऊंची कीमत वसूल किया करते थे। जबकि इन आदिवासियों से, संथाल आदिवासियों से वो लोग बहुत कम कीमत पर उनके कृमि कोषों को खरीदते थे। कहा जाता है कि एक कृमि कोष वो 3-4 रुपए में खरीदते थे, जबकि इसको जब वो मंडियों में बेचते थे तो 30-40 रुपए का बेचते थे। तो इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में एजेंटों को और व्यापारियों को बड़ा फायदा होता था, जबकि आदिवासियों को इसका बहुत कम फायदा हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे संथाल लोगों को भी समझ आ गया कि आदिवासी क्षेत्रों में व्यापारियों, एजेंटों के आगमन के कारण बड़ी मात्रा में उनका नुकसान हुआ है और इसीलिए वे उनको अपना दुश्मन मानते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है काम की तलाश। दोस्तों हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना के कारण आदिवासी लोगों की पारंपरिक जिंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई थी। अब जंगल से जिस तरह से वे अपनी जिंदगी चलाते थे, उनके लिए अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया था और इसीलिए उनको अपनी पारंपरिक जीवन शैली छोड़कर शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, बाजारों में काम की तलाश में निकलना पड़ा। और यह काम उनको ऐसे स्थानों पर दिया गया जो अंग्रेजी शासन के दौरान नए उद्योगों के रूप में विकसित हुए थे। असम के चाय बागान, झारखंड की जो कोयला खदानें थी, ऐसे नए क्षेत्र थे जहां काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और आदिवासियों को इन इलाकों में बड़े पैमाने पर काम मिला। इन लोगों को जो काम मिलता था वो ठेकेदारों के माध्यम से मिलता था और वे ठेकेदार भी इनसे काम के बदले मुनाफा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अक्सर इन आदिवासियों को सुनहरे सपने दिखाकर आसाम ले जाया जाता था, झारखंड ले जाया जाता था और इनको काम करने के लिए सख्त सजा दी जाती थी। इसके अलावा उनको कम मजदूरी दी जाती थी और उनके वापस घर जाने के सपने को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों हम यह भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था, अर्थात पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। कई बार तो आदिवासियों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता था और वहां से वापस लौटकर अपनी पुरानी जिंदगी में आ पाना इन आदिवासी लोगों के लिए बड़ा ही एक सपना बनकर रह गया। हम अनेक लोगों को वेस्ट इंडीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि, फिजी जैसी जगहों पर भारतीय नामों को देखते हैं। ये वही आदिवासी लोग हैं जिनको औपनिवेशिक शासन के दौरान काम करने के लिए दूसरी जगहों पर भेजा गया था। तो दोस्तों काम तो उनको मिला, लेकिन इन काम ने उनकी पारंपरिक जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया।
दोस्तों अपनी पहली वीडियो में हमने बिरसा मुंडा का अध्ययन किया था, लेकिन इस वीडियो में हम उसका थोड़ा नजदीक से अध्ययन करते हैं। हमने देखा था कि जो झारखंड में छोटा नागपुर नाम की जगह थी, वहां पर आदिवासी बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था जिसने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। लेकिन उसने विरोध क्यों किया, यह जानना हमारे लिए रुचिकर है। दोस्तों बिरसा मुंडा समुदाय का एक नेता था जिसका जन्म 1870 में हुआ था और उसने अपनी जो प्रारंभिक जिंदगी थी वह अपने पिताजी के साथ जंगलों में गुजारी थी। अक्सर वह अपने पिताजी से जंगलों के अतीत के बारे में कहानियां सुनता था और जानता था कि उनका अतीत कितना स्वर्णिम था। लोग जानवर पालते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, अपने पशुओं को इधर से उधर ले जा सकते थे, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई वैसे वैसे उनकी जो पारंपरिक जिंदगी थी वह उनसे छिनती चली गई। दोस्तों अपने शुरुआती बचपन में उसको मिशनरी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का भी मौका मिला और मिशनरी स्कूल में उसने कुछ ऐसी बातें सीखी ईसाई धर्म के माध्यम से कि ईसाई लोगों ने भी उनको यही बात यकीन दिलाई कि वे लोग अपने पुराने अतीत को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपनी गंदी आदतों को, जादू टोना जैसी आदतों को बदलना होगा, तब जाकर वे अपने पुराने अतीत को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों 1895 में बिरसा मुंडा को अपने कबीले का नेतृत्व करने के कारण, लोगों में सुधार प्रक्रिया चलाने के कारण और लोगों को हिंसक बनाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और 1997 ईस्वी में उसको 2 साल के बाद जेल से छोड़ा गया। जेल से छोड़ने के बाद उसने सक्रिय आंदोलन में भाग लिया। उसने लोगों को इकट्ठा किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अपनी इस जंग के दौरान उसने बताया कि ये जो औपनिवेशिक शासक हैं, अंग्रेज हैं, व्यापारी हैं, महाजन हैं, दिक्कू हैं, ये हमारे लिए रावण के समान है, इसीलिए हमें इनको मारकर भगा देना है अपने जंगलों से। और इसके लिए उसने लोगों को आश्वासन दिया कि उसको ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं, इसीलिए उसकी ईश्वरीय शक्तियों से अंग्रेजों की बंदूकें पिघल जाएंगी, जबकि उनकी लाठियां तीर कमान बंदूकों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और लोगों ने उसके ऊपर यकीन किया और बड़े पैमाने पर अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों सन 1900 ईस्वी में चेचक के कारण जो बिरसा मुंडा था उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों बिरसा मुंडा के विद्रोह ने 2 बातों को स्पष्ट कर दिया। पहला तो यह है कि वे संघर्ष के माध्यम से यह स्पष्ट करने में सफल रहेगी कि वे लोग विरोध के माध्यम से द्वीपों को बाहर निकाल सकते हैं, और दूसरा यह है कि आदिवासी लोग औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग के अध्याय के संबंध में यह तीसरी और आखिरी वीडियो थी जिसमें हमने इस पूरे अध्याय को कवर कर लिया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल